नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल की घोषणा। लोग ऐप के जरिए भी मोबाइल में देख सकेंगे मोदी ट्रेल। बेयर ग्रिल्स के साथ बिताए गए वक्त को किया जाएगा शामिल। उत्तराखंड में भू माफिया के खिलाफ सख्त हुई सरकार। डीजीपी ने किया बड़ा एक्शन प्लान तैयार। भू माफिया अब गैंगस्टर एक्ट लगाकर की जाएगी कार्रवाई, चलाया जाएगा अभियान। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर देहरादून निगम की ओर से कार्यक्रम आयोजित। मेयर, आयुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। प्रोजेक्टर के माध्यम से व्यापारी वर्ग को दी गई जानकारी। हरिद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं में मचा घमासान। एक नेता ने दूसरे नेता पर चलाई गोली। पीड़ित कार्यकर्ता ने कराया दबंग कार्यकर्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में बारिश से तबाही, नदियों का दिख रहा रौद्र रूप। तो 21 स्टेट हाईवे समेत 195 सड़कें बंद। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल की घोषणा की है। मोदी ट्रेल को लोग ऐप के जरिए अपने मोबाइल में भी देख सकेंगे। हरिद्वार में एक निजी बैंक की शाखा के उद्घाटन अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि साल 2019 में डिस्कवरी चैनल के शो मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश एडवेंचर बेयर ग्रिल्स के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जहां जहां वक्त बिताया था, उन जगहों को मोदी ट्रेल में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पार्क में देखे गए टाइगर, पत्ते की नाव की सवारी और उनके द्वारा बनाए गए तीर और कई दृश्यों को ट्रेल में दिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी ट्रेल से जहां उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं लोगों को प्रकृति के नजदीक आने और उसे समझने का मौका भी मिलेगा। मोदी ट्रेल की योजना यह है, हम पहले ही लाने वाले थे पर कोरोना काल के अंदर वो संभव नहीं हो सका। इसमें जो सफारी के अंदर जाते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं और जंगल को देखने जाते हैं, और ख़ासकर वहाँ पर जो हमारा टाइगर है उसको देखने जाते हैं, तो ये ट्रेल बनेगा। और ट्रेल में ऐप आप पूरा जो बियर ग्रिल्स के साथ मोदी जी का जो इंटरव्यू था वो आप देख सकेंगे। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे शॉट्स होंगे जहाँ पर मोदी जी ने एक तीर बनाया था, स्पीयर बनाया था, बियर ग्रिल्स के साथ बैठ करके चाय पी थी, और वो एक नौका में, जो एक पत्ते की नौका थी, उसमें बैठ करके पार उतरे थे। वो सारे दृश्य दिखाई जाएंगे। ये तो मोदी ट्रेल से लोगों को प्रकृति के प्रति समीप आने का मौका मिलेगा, और मोदी जी ने जो उसमें हिदायत दी हैं वो भी सोचने और समझने का मौका मिलेगा। तो जहाँ जहाँ जिम कॉर्बेट पार्क में माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं बियर ग्रिल्स के साथ, वो सब हम ऐप के जरिए दिखाएंगे। उत्तराखंड में सरकारी, निजी भूमि और भवनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का डीजीपी अशोक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर डीजीपी ने बड़ा एक्शन प्लान भी तैयार किया है। इसके तहत भू माफिया अब गैंगस्टर एक्ट लाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति जब्त कर उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। प्रदेश भर में भूमाफिया पर कार्रवाई के लिए अभियान भी चलाया जाएगा, जिसकी पीएचक्यू में मासिक समीक्षा भी होगी। साथ ही भूमाफियाओं पर गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर करने की कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखिए, लेटली देखने में आ रहा है कि भू माफिया गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बाग ज़मीनों को लेकर के, प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। जो लोग जीवन भर की संपत्ति अर्जित करके कोई अपनी ज़मीन खरीदते हैं, उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है।
तो ऐसे लोगों को के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु सभी एसएसपी को निर्देशित किया है हमने। साथ ही साथ जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं उनके लिए जिलाधिकारियों से मिल करके उन पे कार्रवाई करने को कहा है। और तीसरा, जो लोग ऐसा संगठित गिरोह के रूप में कर रहे हैं एज ए ग्रुप, कि उनका काम ही है कि लोगों को की ज़मीनें हड़पो या उनके साथ धोखाधड़ी करो, तो उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। इसका फ़ायदा ये है कि गैंगस्टर एक्ट में माफिया की संपत्ति जब्त करने का भी प्राविधान है। तो अगर ऐसे कुछ गैंग चिन्हित होते हैं जो इसको एज ए संगठित गिरोह कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में कर रहे हैं, तो उनकी फिर प्रॉपर्टियां भी जब्त की जाएंगी। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए देहरादून नगर निगम की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर सुनील उनियाल गामा, नगर आयुक्त मनोज गोयल, जिलाधिकारी सोनिका, एसएसपी दलीप सिंह कंवर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नगर निगम के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम में देहरादून के व्यापारी वर्ग भी मौजूद रहा। बता दें, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव व उपयोग से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को दिखाया गया और यह भी बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को उत्तराखंड में बनाना, खरीदना और बेचना, इन सब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेके जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो नियम है वो स्पष्ट हैं, परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों में थोड़ी भिन्नता होने के कारण जो केंद्र सरकार के नियम है उसमें राज्य सरकार ने और एक अग्रिम कदम बढ़ाते हुए कुछ एडिशनल चीज़ें भी डाली हैं। फिर कहा है कि प्लास्टिक 1 जुलाई से बंद हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि देहरादून के लोग मन से त्यागें कि हमने प्लास्टिक को बंद कर दिया। देहरादून के लोग मन से त्यागेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन जो है प्लास्टिक बंद हो जाएगी। हम माइक्रोन पे जा ही नहीं रहे कि ये 75 का है, ये 100 का है, ये 100 डिग्री का है, ये गल जाएगा नहीं गलेगा। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की के बैन के ऊपर अवेयरनेस और क्या क्या सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आता है और क्या क्या विधिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या क्या हमें जानना चाहिए, उसके लिए ये एक अवेयरनेस प्लस सेंसिटाइजेशन प्लस ट्रेनिंग सेशन किया गया था, जिसके अंदर व्यापार मंडल से, उद्योग से, एनजीओ से और काफ़ी एसएचजी से काफ़ी जगह जगह से लोगों को बुलाया गया था। इधर लालकुआं में स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल पर श्रमिकों का धरना जारी है, जिसको कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने मिल प्रबंधन को चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द श्रमिकों की मांगे पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस एससी विभाग उग्र आंदोलन करेगा। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वो ले ली मैंने। देखिए, आज हमारे जो ये सेंचुरी मिल के जो पहले कार्यरत रहे हैं और पिछले महीने में एक सेंचुरी ने अपने एक भर्ती क्विक निकाली थी, जो 8-10 साल से 10 साल 11 साल हो गए जिनको यहाँ लगे हुए, जिनने अपनी सेवा दी, अपनी पूरी जीवन का एक पूरा 10 साल कम नहीं होता है, इस पेपर मिल में दिया, काम किया। लेकिन जब भर्ती खुली तो इनको उसमें हटा दिया गया। एक मनगढ़ंत और अपने एक ये समझ लो कि एक अपने सोची समझी साजिश के तहत अपने हिसाब से ने मनमानी ढंग से भर्ती निकाली। यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ भर्तियाँ निकाली जाती है, कभी एज के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है, कभी ट्रेड के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है। मैं मिल प्रबंधक से ये पूछना चाहता हूँ कि हम 10 से 12 साल जब काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एज और ट्रेड से आप कैसे हमें बाहर कर सकते हैं, कैसे वंचित कर सकते हैं? और अगर ये हमारी बातें अगर ये सीरियसली नहीं लेंगे तो हम घर घर जाके जन आंदोलन छेड़ देंगे। यहाँ 10 वर्षों से सेंचुरी पेपर मिल में कार्यरत हैं, लेकिन जिस समय इनने स्थायी भर्ती निकाली उस समय हमें इनने कई, जैसे 35 वर्ष से अधिक आयु का ना लेंगे और कुछ ही ट्रेडों को लेंगे, ऐसी हमें बातें कहते हुए हमें उस भर्ती से वंचित कर दिया। और हमने जब इसकी शिकायत अपनी बात मैनेजमेंट से रखी तो उनने हमारा गेट भी बंद कर दिया उस दिन से।
हमने अपनी आवाज़ डीएलसी तक पहुंचाई, लेकिन डीएलसी से भी हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद हमें लास्ट ज़्यादा हमारा अनिश्चितकालीन धरना था और अब हम उसी पर डटे हुए हैं। जब तक हमें अपना पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता और जब तक हमें वहाँ पे स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाती है तो हम धरना इसी प्रकार चालू रखेंगे। अब खबर हरिद्वार से है, जहां दिन दहाड़े भाजपा नेता ने दूसरे भाजपा नेता पर गोली चला दी, जिसके बाद दर्जनों युवकों ने धावा बोल दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घटना विधायक मदन कौशिक के घर के पास और खन्ना नगर की बताई जा रही है। आते मैं घर के अंदर बैठा हुआ था, तभी एक लड़का जिसका नाम विष्णु अरोड़ा है, वो कम से कम 50 साल लड़कों को 60 लाठी डंडे और तलवारों से और बंदूकों से लैस होकर आया और मेरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मैं अपनी जान बचा के बड़े मुझके घर के अंदर भागा। इतने में पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई, पुलिस के सामने बाहर अपने घर के बाहर आया हूँ। मेरे को अपनी जान माल का खतरा है और मैं पुलिस से भी प्रोटेक्शन की मांग करता हूँ। और मैं मांग करता हूँ कि ये अपराधी किस्म का आदमी है, इसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाई जाए, इसको जेल डाला जाए और ये इसकी अति हो चुकी है। हमने मौके से कुछ लोगों को भागते हुए देखा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए जाएंगे, जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैटर है, कहीं हो सकता है कोई रिलेशन हो, लेकिन अभी तक ऐसे पूरा पक्का इसका रिलेशन उस मामले से नहीं आया है। बाकी मामले की जांच की जा रही है, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी फिर आरोप लग रहा है। देखो, आरोप अभी जिन पर लगाया जा रहा है अभी उसकी तस्दीक की जा रही है। हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करेंगे, जो भी चेहरा या कोई भी व्यक्ति संज्ञान में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी अभी आसपास से पूछताछ भी पता चला है कि 2-3 राउंड फायर हुए हैं। अच्छा, हाँ, डंडे वंडे थे उनके हाथ में। बाकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम चेक कर रहे हैं, इसमें देखो समय लगेगा। बाकी जिन लोगों ने भी अभियोग कारित किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डंडों से गोली चली क्या मैडम? नहीं, डंडे वगैरह भी उनके हाथ में थे, ऐसा कहा जा रहा है। गोली चली है वो एक अलग चीज। खबर लोहाघाट से है, जहां डाक विभाग के पार्सल कैंटर में स्कूल जा रहे कक्षा 5 के मासूम छात्र हिमांशु बोरा को रौंद दिया, जिससे हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिवारजन और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। यह पूरी घटना पास के भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद लोहाघाट पुलिस पूरी सरगर्मी से वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। हमें सुबह सूचना मिली थी कि एक बापू के पास एक स्कूल के बच्चे को एक कैंटर चालक द्वारा कुचल दिया गया है और कैंटर मौके से फरार हो गया है। तो बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। कैंटर चालक फरार हो गया था, जिसको पुलिस द्वारा जो है घेराबंदी करके पकड़ लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। ये हमारी जानकारी में आया कि स्कूल का कुछ खेलकूद की प्रतियोगिताएं वगैरह चल रही थी। स्वागत है। ठेकेदार संघ ने निर्माण कार्यों में रॉयल्टी के नए नियमों को बढ़ी हुई जीएसटी के विरोध में थराली में प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और बढ़ी गई जीएसटी समेत रॉयल्टी के नियमों में किए गए बदलाव को वापस लेने की भी मांग की। ठेकेदार संघ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोक निर्माण विभाग थराली और सिंचाई विभाग में तालाबंदी कर अपना विरोध जताया। मजबूरी ठेकेदारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। सचिव महोदय ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी निर्माण कार्य हैं उनमें जो रॉयल्टी इससे पूर्व जो है विभाग हमारे बिलों से काटता था, लेकिन अब ये नियम निकाल दिया गया है कि कहीं भी क्षेत्र में निर्माण कार्य हो वहाँ जो है अभिवन पास प्रपत्र 11 और फॉर्म जे लगाना अनिवार्य है। एक पहाड़ों में ये जो है बिल्कुल भी कहीं से भी जो है व्यवहारिक नहीं। कुछ नए नियम लागू किए हैं जिसमें उनके रॉयल्टी को लेकर के और जीएसटी को लेकर के कई वृद्धियाँ किए हैं उन दरों में। हमारा संपूर्ण ठेकेदार यूनियन का अनुरोध है सरकार से कि वो पुनर्विचार करें और इस तरीके से बिना विचार किए हुए, बिना किसी नियम को आप संज्ञान में लाए बिना अगर थोपने का काम करोगे तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ठेकेदारी के साथ साथ पूरे जनता के ऊपर भी जीएसटी की मार सरकार एक के बाद एक तरीके दर बढ़ा करके उनके ऊपर लगा रही है, जो पूर्ण तरह से निंदनीय है। संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में, चाहे वो गढ़वाल मंडल में हो चाहे कुमाऊं मंडल में हो, सारे ठेकेदार आंदोलित है और सरकार के इस कदम के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं। इन दिनों पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बरसात के बाद गंग नहर में भारी मात्रा में सिल्ट आ गई है,
जिसके चलते यूपी सिंचाई विभाग ने हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को बंद कर दिया है। इस नहर के बंद होने से कानपुर तक की गंग नहर सूख गई है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी अब गंग नहर में सिल्ट हटाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ शिव कुमार कौशिक का कहना है कि पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के कारण गंग नहर में भारी मात्रा में सिल्ट आ जाने से गंग नहर को बंद किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिल्ट को हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जमकर कहर बरसा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। बरसात से निपटने के लिए उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने अब कमर कस ली है। बता दें कि राजपुर गांव में पहले से ही बाढ़ चौकी और तहसील परिसर में बाढ़ कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं, जबकि कर्मचारी 24 घंटे नदी नालों पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच उप जिलाधिकारी ने खंड विकास कार्यालय में क्षेत्र के पूर्व सैनिकों के साथ आपदा से निपटने के लिए बैठक की और आरआरटी का गठन भी किया गया। राज्य में आपदा का अलर्ट है, तो इस कारण से हम लोगों ने एक मीटिंग की थी कि जिसमें कि जो हमारे तहसील में आईआरटी का गठन किया गया था, उन लोगों की मीटिंग थी और साथ ही वॉलंटियर के रूप में जो एक्स आर्मी पर्सन है उन लोगों को भी बुलाया गया था। तो अभी वही मीटिंग चल रही थी। आईआरटी में जो हमारे अधिकारीगण हैं उनका क्या रोल है, वॉलंटियर क्या क्या काम करेंगे और जो एक्स आर्मी के पर्सन हैं वो अपने अपने अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे और ये बताएंगे कि उनको क्या क्या रिसोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। आज की मीटिंग का जो यहाँ पे हमारा एक मुख्य प्रशासन के साथ में जो मीटिंग थी पूर्व सैनिकों की, वो आपदा को लेकर के थी, क्योंकि ये जिला अधिकारी जी ने जो है यहाँ जो हमारे मैडम हैं तो जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि आप पूर्व सैनिकों के साथ एक मीटिंग करो आपदा के बारे में, क्योंकि जो पूर्व सैनिक है इन्होंने अपने देश में बहुत आपदा में जो है देश की सेवा और जनता की सेवा की है। काफ़ी लोगों को इन्होंने बचाया है। ये जो है टेक्निकल में, मेडिकल लाइन में, हर चीज़ में ये जो है माहिरता रखते हैं। तो उन्होंने बोला इनसे कुछ वॉलंटियर नाम भी लो ताकि आपदा में हमारे साथ मिलकर काम करें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत टिहरी की नगर पालिका परिषद हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुट गई है। अभियान के मद्देनजर नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहले चरण में 3000 लोगों को नगर पालिका तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी एक मीटिंग कर सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर घर पर देश का झंडा जरूर नजर आए। पार्टी का एक वृद्ध कार्यक्रम है, इसे हम उत्सव की तरह ले रहे हैं। अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और केंद्र के हमारे संगठन से लेके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और पार्टी का हर कार्यकर्ता तक इसमें पूरी तरह से मनोयोग में है, पूरे उत्साह में है। और हम प्रत्येक घर में इस नरेंद्र नगर विधानसभा की, टिहरी जिले की और इस उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में हमारी पूरे प्रदेश में 25 लाख झंडों की लगाने की व्यवस्था है प्रत्येक घर पे। और इस जिले में 10,000 विधानसभा में झंडे लगेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और प्रत्येक घर पे झंडा लगाया जाएगा। यहाँ जिलाध्यक्ष जी मौजूद है, माननीय मंत्री जी, स्वयं विधायक जी मौजूद हैं। ये परिकल्पना है कि देश में एक राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना हो और राष्ट्रवाद और मजबूत हो, ताकि देश पूरी दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। इसीलिए आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो इस महोत्सव में उनका सपना है कि इस देश का हर नागरिक अपने घर पर भारत की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा लगाए। उसी दृष्टि से पूरे देश में बहुत उत्साह भी है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ इस पुनीत कार्य में अपने को भी अपने ऊपर। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान चलाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बाजपुर में रामलीला मैदान से लेकर पूरे नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ तिरंगा यात्रा के संयोजक विमल शर्मा और महेश राठौड़ की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सैकड़ों बाइकों पर तिरंगा लगाकर नगर में बाइक रैली निकाली गई। इसके साथ ही नगर में 101 फीट तिरंगे के साथ पैदल मार्च भी निकाला गया। हमारे मन में बड़ा उत्साह का विषय है और हमने सभी पार्टी के अलावा और भी संगठन के लोगों से आह्वान किया
मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा जिन्होंने तिरंगा यात्रा में हम सबका सहयोग किया। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक मिशन चलाया हुआ है कि हर घर तिरंगा, तो हमने ये लक्ष्य को पूरा करना है, त्योहार के रूप में मनाना है और सभी लोगों के माध्यम से और सभी लोगों के सहयोग से इस तिरंगा यात्रा को हमने सफल बनाया है, आप सभी के लोगों के सहयोग से। इधर आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की ओर से देश भर में करीब 283 जिलों में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में हरिद्वार में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के अध्यक्ष जितेंद्र रघुवंशी ने स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को समझ सके, इसके लिए स्वतंत्रता सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। देश भर में आज 283 जिलों में ये स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा हम निकाल रहे हैं। ये हरिद्वार चूंकि हमारा केंद्र है, इसलिए यहाँ से हम लोग ये यात्रा लेकर के शहीद जगदीश वत्स स्मारक तक पहुँचेंगे और ये संदेश है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ जान सकें। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव मना करके सम्मान किया है और उनकी एक घोषणा से हम लोग प्रभावित हैं। उनने ये कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे। यह सुन करके हम लोग गदगद हुए हैं। उनके सम्मान के लिए भी हम ये निकाल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भूमाफियाओं का खेल देखने को मिल रहा है। वहीं एमडीडीए और जिला प्रशासन से भूमाफियाओं का मेल भी जग जाहिर है। बता दें, देहरादून में न्यू राजपुर रोड पर पहाड़ काट कर एक अवैध होटल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे एमडीडीए द्वारा सील कर दिया गया और कहा गया कि होटल स्वामी महालक्ष्मी बिल्डवेल एवं मंजीत जौहर को 6 विभागों से तय अवधि में एनओसी लेनी थी, जो नहीं ली गई और इसीलिए इस निर्माण को एमडीडीए ने सील लगाकर रोक दिया है, जिसके बाद अब एमडीडीए की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये एमडीडीए के द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है और अब इसमें क्या परमिशंस दी गई थी और उसके चलते क्या किया गया है, इस पे अभी हमारी टीम भी देख रही है इसको और एमडीडीए की भी टीम देख रही है और जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाए। इसका जानकारी क्योंकि परमिशन जो है वहाँ से थाना अधिकारी और जियोलॉजिस्ट को सस्पेंड किया है और बाकी जिला प्रशासन को करना है, वो अपने स्तर से अपनी कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ तक एमडीडीए का प्रश्न है, एमडीडीए का रोल तब शुरू होता है जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।